हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल सक्सेस पाथ में। मैं राज ठाकुर लेके आया हूँ सॉइल मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशंस तक पहुँच चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम हर चीज़ डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं और ना ही हर चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और जिससे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, बस वही चीज़ पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने। चलिए हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन तक हो चुका था हमारा। और इसमें ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं इसको कभी कभी, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक काम करते हैं, पार्टिकल्स के साइज के अकॉर्डिंग पहले इसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अगर 300 mm से बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, बोल्डर्स। 80 mm टू 300 mm के बीच में होते हैं तो हम उसे बोलते हैं कॉबल्स। और 4.75 mm से 80 mm के बीच में होता है तो हम उसे बोलते हैं क्या, ग्रेवल। 4.75 mm से 75 माइक्रोन के बीच में होता है तो सैंड। एंड 75 माइक्रोन से लेके 2 माइक्रोन तक के बीच में होता है, दिस इज ए सिल्ट। और 2 माइक्रोन से छोटे जो भी पत्थर, जो भी पार्टिकल्स होते हैं जिस सॉइल के, उसको हम क्या बोलते हैं, क्ले। ठीक है, दिस इज ए क्ले। देखिए जो मैंने लिखा है मैंने बोला भी है, आप लोग एक बार नोट करना है तो आप लोग लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ये कैसे करते हैं हम लोग, 2 तरीके से होती है, सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस से। सीव एनालिसिस किस लिए करते हैं, जिससे कोर्स सॉइल के लिए करते हैं। एंड सेडिमेंटेशन मेथड जो करते हैं वो फाइन सॉइल के लिए करते हैं। ठीक है, सीव एनालिसिस में कोर्स सीविंग होती है और फाइन सीविंग होती है। कोर्स सीविंग ग्रेवल के लिए और फाइन सीविंग सैंड के लिए। ठीक है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस में फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होते हैं, यानी 75 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स का जिसका साइज होता है, जिस सॉइल के पार्टिकल्स का साइज 75 माइक्रोन से छोटा होता है, उसके लिए हम करते हैं क्या, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। 2 होते हैं, पिपेट मेथड के द्वारा एंड हाइड्रोमीटर मेथड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सीव एनालिसिस, कोर्स सीविंग के लिए जो हम लोग सीव यूज़ करते हैं वो 80 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 सीव यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड फाइन सीविंग क्या है, 75 माइक्रोन से बड़े और 4.75 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, इसके लिए सीव कौन सी यूज़ करते हैं, 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, 75 माइक्रोन। ओके, एंड अपने सेडिमेंटेशन एनालिसिस पे चलते हैं सीधे सीधे। देखिए सेडिमेंटेशन एनालिसिस क्या होता है, पिपेट मेथड के द्वारा, पहले वो देखते हैं। और वो जो किस पे बेस्ड होता है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है बेस्ड ऑन सेडिमेंटेशन एनालिसिस, दिस इज ए बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ पर वैलिड होता है, बेस होता है, सॉरी। और इसमें हम क्या मिलाते हैं, इसमें मिलाते हैं सोडियम हेक्सामोटाफॉस्फेट, नहीं सोडियम ऑक्सीलेट। हाँ, सोडियम ऑक्सीलेट मिलाते हैं। आइए देख लेते हैं थ्योरी में क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताता चलूँगा। देखिए इसमें भी स्टॉक का सिद्धांत दिया गया है, स्टॉक्स लो, जब गोलाकार कणों जिनका व्यास इतना कम हो कि उन पर कार्य करने वाला श्यान बल, जो विस्कस फोर्स होता है, का प्रभाव उनके जड़त्व से अधिक ना हो, तो अनंत द्रव में अपसादन की अंतिम वेग, जो टर्मिनल वेलोसिटी कणों का व्यास के वर्ग के समानुपाती होता है। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, कभी कभी फॉर्मूला ये पूछ दिया जाता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। Vs इक्वल टू गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू अपॉन 18 म्यू इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, इसको वी टी से भी डिनोट कर सकते हैं, वी टी, और ये होता है क्या, एच अपॉन टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आइए ये वही है सेम। हाँ, इसकी लिमिटेशन क्या है,
इसकी लिमिटेशन क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसी से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। पार्टिकल साइज रेंज क्या होती है, मतलब किस रेंज के पार्टिकल्स के लिए ये वैलिड होता है, ये 0.0002 mm से लेकर 0.2 mm तक के बीच के लिए यह वैलिड रहता है, ठीक है। जिसमें कंस्टेंट सेटलिंग वेलोसिटी प्राप्त कर पाना संभव नहीं होता, जिसे कांस्टेंट सेटलिंग वेलोसिटी प्राप्त कर पाना संभव नहीं होता है यदि साइज 0.2 माइक्रोन से बड़ा है। 0.2 mm से बड़ा है तो क्या होता है, टर्बुलेंसी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और स्टोक्स के अनुसार पार्टिकल शेप स्फेरिकल होना चाहिए, बट इस साइज रेंज में पार्टिकल्स का शेप फ्लैकी होता है, जिसका साइज निकालना कठिन होता है। ओके, हिंदी में ही लिखा है, समझ में आ ही रहा होगा क्या कह रहा है ये। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज सेडिमेंटेशन के लिए माध्यम इन्फिनाइट होनी चाहिए, बट सेडिमेंटेशन के लिए माध्यम हमेशा फाइनाइट होना चाहिए। दिस मेरे भी निकल रही है, ये गलत है जी, छोड़िए। स्टोक्स का एनालिसिस डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए किया गया है, ठीक है, अर्थात पार्टिकल में किसी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। डिस्क्रीट पार्टिकल ऐसे पार्टिकल जिन्हें शेप, साइज व वेट में कोई परिवर्तन ना हो। डिस्क्रीट पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल वो होते हैं जिसके शेप, साइज एंड वेट में कोई भी डिफरेंस ना हो। फ्लैकुलेंट पार्टिकल ऐसे पार्टिकल जिनमें सेडिमेंटेशन के दौरान शेप, साइज व वेट में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। फ्लोकुलेंट मतलब फ्लॉक बना लेते हैं, फ्लॉक बनाने का मतलब पार्टिकल चिपक जाते हैं एक दूसरे से। ओके, प्रोसीजर ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस, प्री ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट होगा। चलिए देखते हैं। प्री ट्रीटमेंट में क्या है, सॉइल सैंपल में ऑर्गेनिक मैटर को हटाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा कैल्शियम कंपाउंड को हटाने के लिए 0.2 नॉर्मली HCl मिलाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर हटाने के लिए क्या मिलाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंड कैल्शियम कंपाउंड को हटाने के लिए क्या 0.2 नॉर्मली HCl मिलाते हैं, ठीक है। एंड पोस्ट ट्रीटमेंट में सॉइल सैंपल को जल में मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, जिसमें कभी कभी फ्लॉक बन जाते हैं। इन फ्लैकों को सेडिमेंट कराने के लिए कुछ डिस्पर्सिंग एजेंट मिलाते हैं, ठीक है। अब जब फ्लॉक बन जाते हैं तो उसके लिए उसे सेटल करना है, सेटल करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, सोडियम हेक्सामोटाफॉस्फेट, सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम ऑक्सलेट, ठीक है। ये क्या करते हैं हम लोग, ये मिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस का पिपेट मेथड है। पिपेट मेथड क्या है, 50 ग्राम सॉइल सैंपल को थोड़े से जल में मिलाकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, मिलाया, मिक्सचर बना दिया, ठीक है। इसमें मिक्सचर ये तो एक प्रोसेस है। चलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वही देखते हैं। ये इस सोडियम हेक्सामोटाफॉस्फेट है 33 ग्राम लेते हैं, और सोडियम कार्बोनेट 7 ग्राम, एंड डिस्टिल्ड वाटर कितना है 1 लीटर। ये डिस्टिल्ड वाटर है 1 लीटर होगा, ग्राम नहीं होगा, ठीक है। 40 ग्राम लेते हैं, ओके। एंड हाइड्रोमीटर एनालिसिस जब करते हैं, ठीक है, इस विधि में लगभग 50 ग्राम ड्राई सॉइल सैंपल में, ठीक है, जल मिलाकर होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करते हैं, और उसमें कुछ केमिकल जो एजेंट्स मिलाते हैं उसके द्वारा जो एजेंट में सॉल्यूशन तैयार करते हैं। फिर हाइड्रोमीटर की सहायता से सॉइल सैंपल की डेंसिटी व स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान पता करते हैं, ठीक है। सॉइल सैंपल क्या डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान पता करते हैं। समय बीतने के साथ सॉल्यूशन डेंसिटी कम हो जाती है तथा हाइड्रोमीटर की गहराई बढ़ने लगती है। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट ये हैं जो एजेंट्स हैं, वो सब है जो हाइड्रोमीटर करेक्शन होता है, मेनिस्कस, टेम्परेचर, डिस्पर्सिंग, ठीक है। और इसी में आपसे बस इतना पूछा जाता है कि मेनिस्कस करेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मेनिस्कस करेक्शन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो क्या होता है, पॉजिटिव, दिस, ओके। और टेम्परेचर करेक्शन में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा है, देखिए अगर टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा है तो पॉजिटिव होगा, अगर टेम्परेचर 27 डिग्री से कम है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन, दिस इज ऑलवेज
नेगेटिव। इसको ही अगर हम कंबाइंड करेक्शन में लिखते हैं, जैसे कंबाइंड हाइड्रोमीटर करेक्शन दिस, सी इक्वल टू सी एम प्लस माइनस सी टी माइनस सी डी। नेगेटिव है, सी आ गया, प्लस माइनस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, तो ये आ गया मेस्कस करेक्शन सी एम, दिस इज ए पॉजिटिव इज, ठीक है। एंड कुछ पॉइंट है पार्टिकल साइज एनालिसिस के अंतर्गत, दिस पार्टिकल साइज एनालिसिस के अंतर्गत 60% फाइनर और 30% तथा 10% फाइनर ज्ञात किया जाता है, जिससे क्रमशः D60, D30 और D10 से दर्शाते हैं, ठीक है। इन जो सेडिमेंटल सेल एनालिसिस करने के बाद जो पार्टिकल साइज एनालिसिस करते हैं, उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है 60%, 30% एंड 10% फाइनल परसेंटेज प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो टोटल साइज बिलो 60%, पार्टिकल फाइनर देन साइज बाय वेट D60 और D30 का भी वही सेम है, सेम एज 30% पार्टिकुलर फाइनल, और D10 का भी यही है। D10 को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव साइज बोलते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट, इफेक्टिव साइज। D10 इज इफेक्टिव साइज एंड D50 इज एवरेज साइज। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एवरेज साइज होता है D50 एंड इफेक्टिव साइज इज D10। D60, D30 एंड D10 का यूज़ करके कोर्स ग्रेन सॉइल के ग्रेड को क्लासीफाई किया जाता है। किसके, इन तीनों का यूज़ करके क्या करते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्लासीफाइड किया, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आ गया, ठीक है। CO इक्वल टू D60 अपॉन D10 फॉर्मूला है। एंड इसके लिए एक मतलब ये 3 वैल्यूज हैं, आपको याद करनी है। अगर CU की वैल्यू 1 के बराबर है तो क्या होगा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। CU की वैल्यू अगर 4 से ज़्यादा है तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल, 6 से ज़्यादा है तो वेल ग्रेडेड सैंड। 4 से ज़्यादा है तो ग्रेवल, 6 से ज़्यादा है तो सैंड, ओके। एंड दिस CU की सहायता से, जो CU हमें क्या पता करते हैं, रेंज ऑफ पार्टिकल साइज और सॉइल का ग्रेड पता करते हैं, ठीक है। रेंज ऑफ पार्टिकल साइज और सॉइल का ग्रेड पता करते हैं। D60 अपॉन D10 फॉर्मूला याद रखिएगा, D60 अपॉन D10। सेकेंड इज इम्पॉर्टेंट, कॉफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, PSD कर्व, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का शेप पता करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि कॉफी मतलब CC से क्या करते हैं हम लोग, PSD कर्व का शेप पता करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 30² अपॉन D10 इंटू D60, ठीक है। क्या होता है, D10 इंटू D60, D10 इंटू D60, ठीक है। और इसकी भी कुछ वैल्यूज हैं, देखिए इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। हाँ, CC का मान एक से कम या 1 से अधिक हो सकता है। जो वेल ग्रेडेड सॉइल होती है, जो वेल ग्रेडेड सॉइल है, दिस इज ए वेल ग्रेडेड सॉइल, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा 3 से कम होती है। गैप ग्रेडेड सॉइल की वैल्यू CC की वैल्यू 1 से कम होगी और 3 से अधिक होगी। गैप ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए CC की वैल्यू 1 से 3 तक वेरी करती है। फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल CC वैल्यू 1 to 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए जिसको भी सॉइल अगर अच्छे से पढ़नी हो या अपने डिप्लोमा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है, डिप्लोमा की बुक से पढ़ना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पर, ठीक है। तो मैं आपके डिप्लोमा के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी हम किसके लिए पढ़ते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी जो है हम किसके लिए पढ़ते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। और जो जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं वॉल्यूम और वाटर कंटेंट के बीच में बनता है ना। जैसे कि हम लोग इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग हम
हम लोग इंजीनियर्स हैं, और इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग जो सॉइल होती है, हम लोग कैसे देखते हैं सॉइल को? ये सॉइल है, ऐसे देखते हैं ना, और ये वॉइड है सारे, देखिए जो ये इसके अंदर ये फिल है, ये वॉइड्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, पार्टिकल, मतलब सॉइल पार्टिकल है, सॉलिड है ना। अब जो कंसिस्टेंसी हम पता करते हैं, वो क्या करते हैं, इतनी सॉइल ली, इसमें पानी बढ़ाते गए, ठीक है। पहले ऐसी नॉर्मल थी, सॉलिड स्टेट में थी ये सॉइल, ठीक है। पानी मिलाया, यहाँ पे थी सॉलिड स्टेट में, पानी मिलाया और मिलाया, जितने भी सारे वर्ड्स थे वो पूरे फुलफिल हो गए वाटर से, फुलफिल हो गए वाटर से, लेकिन इसके वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं आया, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। जब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो यहाँ तक पहुँचे, लेकिन अब जो पानी हम एक्स्ट्रा मिलाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, अब वो सॉलिड से अपनी स्टेट से बदलना स्टार्ट कर देगा। चलिए पानी मिलाया, थोड़ा वॉल्यूम भी डिक्रीज, वो इंक्रीज हुआ, तो हम इसे क्या बोल दिया, सेमी सॉलिड स्टेट। मतलब ये जो सॉलिड स्टेट में थी वो अब किस में होगी, सेमी सॉलिड स्टेट में। फिर पानी मिलाते गए, मिलाते गए, मिलाते गए, मिलाते गए, एक स्टेज ऐसी आई कि अगर हम इससे आगे पानी मिलाते हैं तो हमारी सॉइल फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, मतलब बहना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो सॉइल थी, जब पानी मिलाते गए सॉइल प्लास्टिक होती गई, तो वो हमारी क्या सी स्टेज थी, दिस इज ए प्लास्टिक स्टेज। उसके आगे पानी मिलाएंगे तो फ्लो करने लगेगी, दिस इज ए लिक्विड स्टेट, ठीक है। जहाँ तक पूरी श्रिंक करके, मतलब श्रिंकेज लिमिट, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो वो क्या बोलते हैं, श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। जहाँ तक है हो गया सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे जब स्टार्ट करेंगे, देखिए सॉइल की कंसिस्टेंसी सॉइल के इस गुण को दर्शाती है कि वह कितनी आसानी से मृदा की इच्छित आकार में ढल जाए, मतलब ढल सके, ठीक है। फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होती है, मैंने आपको बता दिया, मोस्टली के लिए सॉइल जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में परिवर्तन होती है तो उस दशा में उपस्थित जल की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, कंसिस्टेंसी, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी लिमिट्स, ओके। चलिए ये कंसिस्टेंसी मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सिस्टम थोड़ा हैंग करने लगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूंगा पूरा कंसिस्टेंसी, ठीक है। थैंक यू।